हेलो बच्चों, वेलकम टू पॉइंटर एकेडमी। तो क्लास 10th की जो सीरीज कर रहे थे हम लोग इंग्लिश चैप्टर की, उसमें अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने गिलू देखा था, महादेवी वर्मा का। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ये सत्यजीत रे के द्वारा है, एक ऐसे है, निबंध है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। और सत्यजीत रे कौन है? तो मतलब इंडिया के जो सबसे बेहतरीन आज तक के जितने फिल्म डायरेक्टर हुए हैं उनमें सबसे बेहतरीन अगर किन्हीं को कहा जाता है, सबसे बेहतरीन नाम कोई है तो वो सत्यजीत रे का है। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा एक निबंध लिखा गया है, एक क्रिटिकल टिप्पणी है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, यानी भारतीय फिल्मों में क्या गलत है। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सत्यजीत रे के बारे में, ये आप पे बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो, बाकी व्हाट्सएप चैनल वगैरह है वो देख लेना। हम लोग आते हैं मेन चैप्टर पे। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों में क्या गलत है। ये सत्यजीत रे के द्वारा एक ऐसे लिखा गया है। उससे पहले जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि पहले जो राइटर है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे सत्यजीत रे के बारे में। मैं एक पेन ले लेता हूँ। चलो, सत्यजीत रे या फिर इसको सत्यजीत राय भी कहा जाता है। सत्यजीत राय, born on May 2nd 1921, was a well known film director of India। यानी कि सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ और ये भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, यानी बहुत जाना पहचाना नाम था। कह सकते हो कि दी बेस्ट, अभी तक जितने भी फिल्म डायरेक्टर हैं उनमें से सबसे बेस्ट इनको माना जाता है। ठीक है, ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन, यानी जो फिल्म निर्माण और फिल्म निर्देशन में जो उनका टैलेंट है उसके आधार पर उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। कुछ उनकी फिल्मों के नाम हैं: बेस्ट नोन फॉर इज पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। तो ये सत्यजीत रे के द्वारा जो कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में, जो उनके बेस्ट फिल्में हैं, उनके कुछ नाम है। और इसमें जो पर्सनल फेवरेट है मेरा वो है शतरंज के खिलाड़ी। बहुत बहुत मतलब एडिक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया फिल्म है कि किस तरह से जो हमारा करंट सिचुएशन है उसके इग्नोरेंस का क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है, उस पर मूवी बना है। ये अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनके कंटेम्प्रेरी उस टाइम के अराउंड का स्टोरी है। ठीक है, तो वह यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर चाहो तो तुम इसको देख सकते हो, बहुत बढ़िया मूवी है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट वेनिस, कांस एंड बर्लिन, यानी वेनिस, कांस, बर्लिन वगैरह जो जो मतलब बड़े फिल्म महोत्सव होते हैं वहाँ पे इन्होंने पुरस्कार वगैरह इनको मिला है, पुरस्कार वगैरह ये जीते हैं। ठीक है, रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म्स। ही वाज आल्सो ए स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। यानी फिल्म मेकिंग और फिल्म डायरेक्शन के अलावा भी उनके अंदर बहुत और भी मतलब कला थी, बहुत और भी टैलेंट था। जैसे कि वो अपनी फिल्मों के लिए जो संगीत वगैरह, म्यूजिक वगैरह खुद से तैयार करते थे। ठीक है, इसके साथ ही वो एक कहानीकार भी थे, चित्रकार भी थे और साथ में बुक डिजाइनर मतलब वो भी किया करते थे। साथ ही उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। यानी उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत मतलब एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो ये सत्यजीत रे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो हमारा आज का चैप्टर वाला है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये उनकी बुक पब्लिश हुई थी इन द प्रेजेंट एसेट टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। एक बुक है सत्यजीत रे की, आवर फिल्म देयर फिल्म्स। ये 1976 में पब्लिश हुई थी, 1976 में। ठीक है, तो 1976 में उनकी बुक पब्लिश हुई। इसी में उन्होंने जो भारतीय फिल्में हैं और जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उसको कंपेयर करते हुए कुछ कुछ जो भारतीय फिल्मों में क्या दिक्कत है वो उसको मतलब एक्सपोज किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे इसमें। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। यानी कि जो भारतीय फिल्मों की गुणवत्ता, निर्देशन और जो कंटेंट, जिस सब्जेक्ट पे हम फिल्में बना रहे हैं उसके बारे में बहुत क्रिटिकल है। और उसके जो कमियां हैं, क्या कमियां हैं भारतीय फिल्मों के नेचर के बारे में, उस पर उन्होंने चर्चा की है। ठीक है, तो ये सत्यजीत रे के बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई। और ये जो बुक है आवर फिल्म देयर फिल्म, उससे ये ऐसे लिया गया है, जो कि 1976
1986 में पब्लिश की गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वो आगे फिल्मों के बारे में क्या बात करते हैं। ये बगल में मैंने देख रखा है सबका हिंदी ट्रांसलेशन, ताकि बाद में अगर आप बोर्ड पीडीएफ का यूज करो तो आपको आइडिया लग सके कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक, तो इसको देख लेना। अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन आज का स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक तो एस्से है ये, तो आज का जो एस्से है उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। हाँ, one of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century most potent and versatile art form। यानी कि आज के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है उसमें से एक क्या है, सिनेमा का विकास। यानी कि जो एक टाइम सिर्फ एक मैकेनिकल टॉय था, आज वो किस तरह से इस सेंचुरी का मोस्ट पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली या फिर पावरफुल, तो किस तरह से वो शक्तिशाली और वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि बहुमुखी या फिर अलग अलग, जो फील्ड को एक तरह से एब्जॉर्व करता है अंदर। तो वर्सेटाइल किस तरह से शक्तिशाली और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म के रूप में उभरा है, यानी जो बहुमुखी कला के रूप में बदल रहा है। कौन? सिनेमा। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर form of creative expression. It combines in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host to other arts, major and minor. It also combines the cold logic of science. यानी जो कहा जा रहा है कि आज का जो सिनेमा है वो किसी भी अन्य जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का तरीका है, किसी भी अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति का तरीका, उससे सिनेमा का है उससे ऊपर की चीज़ है। ठीक है, उसको सारा को कंबाइन करता है। यानी कि सिनेमा देखो तो सिनेमा में सिर्फ और सिर्फ मूवी नहीं है, उसमें पोएट्री भी है, म्यूजिक भी है, पेंटिंग भी है, ड्रामा भी है, आर्किटेक्चर भी है। हर तरह का आर्ट फॉर्म को एक तरह से कंबाइन किया, क्योंकि मूवी मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। जितना भी कोई भी मूवी होता है तो उसमें सारा कुछ चीज़ होता ही है। और सिर्फ आर्ट ही नहीं है, उसके अलावा उसमें वो टेक्नीशियन वाला काम हो गया या फिर जो कैमरा वर्क है या उसके अलावा पोस्ट एडिटिंग वाला काम है, तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट को कंबाइन नहीं कर रहा है। आर्ट के साथ साथ यहाँ पे इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, साइंस को भी कंबाइन करा। अगर इसको सिंपली हम कहना चाहें तो अगर इसको एक लाइन में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिनेमा क्या हो जाएगा, सिनेमा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। यानी जो मूवी है वो न सिर्फ आर्ट है और न ही सिर्फ साइंस है, वो क्या है, पूरी तरीके से आर्ट और साइंस का क्या होता है, एमलगमेशन कह सकते हैं उसको, यह भी एक दूसरे को एकदम पूरी आर्ट और साइंस को कॉम्बिनेशन है उसका सिनेमा, है ना। तो यही बात सत्यजीत रे समझा रहे हैं सिनेमा के बारे में कि आज का सिनेमा कैसा है। India took up the film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907 and the first feature film in 1913. By the 20s, it had reached the status of big businesses. यानी उनका कहना है कि जब सिनेमा, मान लो सिनेमा 1890 85 के लगभग स्टार्ट हुआ था बनना, और इंडिया में भी मतलब बहुत जल्दी मतलब आश्चर्यजनक रूप से देखा जाए तो सिनेमा क्या है बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था। और इंडिया की जो पहली शॉर्ट फिल्म है इस स्टोरी के मतलब इस ऐसे के हिसाब से वो 1907 में प्रोड्यूस हो गई थी। सबसे पहली जो स्टोरी फिल्म थी क्या थी, 1907 में बन गई थी। और पहली जो फीचर फिल्म है यानी पहली जो कंप्लीट मूवी है वो 1913 में बनी थी। कौन सा, हम लोग को पता रहता है उसका नाम, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बनी थी। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, ऑब्वियसली उस टाइम ब्लैक एंड वाइट ही होगा, तो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और साथ ही ये म्यूट फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं था। बाय द 20s इट हैज़ रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेसेस। यानी 1920 का दशक आते आते जो सिनेमा है 1920s का टाइम आते आते सिनेमा क्या एक मतलब बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका था। तो ये चूंकि मतलब अगर कोई चीज़ आज से 10 साल पहले शुरू हुई है और वो मतलब इंडिया में आके एक बिजनेस क्रिएट करी, यानी कि हम भी जैसे जैसे सिनेमा स्टार्ट हुआ उसी टाइम हम लोगों ने भी सिनेमा बनाना शुरू कर दिया था। यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं थे हम, बट लेकिन पीछे हैं किसमें,
सत्यजीत रे के हिसाब से हम लोग पीछे किस में हैं? क्वालिटी में पीछे हैं, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। इट इज easy to tell the world that film production in India is quantitatively सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड, यानी कि ये सारी बातें आज के हिसाब से नहीं देखेंगे हम। हो सकता है आज तो हम हॉलीवुड को भी आगे पीछे छोड़ दिए हो। सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बन रही है प्रत्येक साल। ये सारी बातें कब वो लिख रहे हैं? ये ऐसे बुक कब का था? 1976 का। तो ये सारी बातें वो कब कर रहे हैं? 1976 में कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ इजी टू टेल द वर्ल्ड, यानी कि अब मतलब कहना आसान है कि जो भारत में फिल्म निर्माण है, यानी भारत में जो फिल्में बन रही है, केवल अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ हॉलीवुड का सेकंड नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा हॉलीवुड में बन रही है और सेकंड नंबर पे इंडिया में बन रही है, ठीक है। फॉर दैट इज ए स्टेटिस्टिकल फैक्ट। स्टेटिस्टिकल फैक्ट यानी कि वो जो है सिर्फ एक मतलब नंबर है, वो एक फैक्ट है कि मतलब जैसे अगर हॉलीवुड की फिल्में के बाद इंडिया में बन रहा है तो क्वालिटी के ना मामले में वो नहीं है सेकंड नंबर पे, हम नहीं आते हैं पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ और सिर्फ नंबर के मामले में कौन ज़्यादा फिल्में बना रहा है, इस बेसिस पे हम लोग सेकंड में आते हैं। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, क्या उसकी जो मतलब फिल्में बन रही है उसकी क्वालिटी के बारे में भी यही बात कहा जा सकता है? तो उनके अनुसार वाई आर आवर कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं वो, कि वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड, लेकिन हमारी जो फिल्में हैं वो मतलब बाहर विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? आज दिखती है, आज तो दिखता है कि मतलब जो भी हमारी पॉपुलर फिल्में हैं वो मतलब फॉरेन में भी रिलीज होती है और वहाँ भी बहुत बढ़िया बिजनेस करती है। लेकिन ये बातें हम कब की कर रहे हैं? 1976 की। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ था, या बहुत कम होता था। तो एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जा रही है? इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर ए पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ऑन प्रोडक्ट, और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? यानी कि मतलब उसका एक जो पॉसिबल आंसर तलाशने का प्रयास करते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि शायद भारत जो है अपने प्रोडक्ट के लिए यानी अपनी फिल्मों के लिए मतलब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल हैं कि हमको बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम सफिशिएंट बिजनेस इंडिया में ही कर लेते हैं। हमें बाहर उसको मतलब रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर हमारी जो फ़िल्में हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने लोगों के लिए बनाते हैं, विदेशियों के लिए नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हम रिलीज नहीं करते हैं। और या इसके अलावा एक और दूसरा कि और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फ़िल्म, यानी कि या फिर जो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी फ़िल्में इस लायक नहीं है, इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि उसको हम फॉरेन में दिखा सकें, ठीक है। ये सारी बातें वो मतलब अपने ऐसे के माध्यम से सत्यजीत रे उठा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। टू एनी वन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, द आंसर मस्ट कम इजीली, यानी कोई भी जिसको पता हो कि दुनिया की जो मतलब बेस्ट स्टैंडर्ड की या तो फॉरेन फिल्म या इंडियन फिल्म कैसी होती है, किस तरह की बनती है, अगर उसके स्टैंडर्ड से उसके मानकों से अगर वो परिचित है तो उसको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारी फिल्में विदेश में क्यों नहीं दिखाई जा रही है। द आंसर मस्ट कम इजली। लेट अस फेस द ट्रूथ, यानी कि हम लोग चलो सच्चाई से सामना करते हैं। सच को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। देयर हैज एट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी acclaimed on all counts, where other country have achieved, we have only attempted and that too not always with honesty। यानी उनका कहना है कि अभी तक हमारी कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी है जिसको कि फिल्म मेकिंग के हर स्टैंडर्ड यानी हर जो उनका पैमाना है, मानक है, उसके हिसाब से वो अ, हर एक मतलब उसके हिसाब से वो बेस्ट होना हो। मतलब इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी है जो फिल्म मेकिंग के हर स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है। तो हमको इस सच को स्वीकार करना चाहिए। वेर अदर कंट्री हैव अचीव्ड, जहाँ दूसरे देशों ने मतलब प्रगति कर ली, वो स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है, हम क्या किए हैं? वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, हम सिर्फ प्रयास किए हैं, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं। दैट टू नॉट ऑलवेज इज ऑनेस्टी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं किए। तो जो दूसरे देशों हैं जो हमसे बाद में फिल्म मेकिंग स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो जो बाद में फ़िल्म मेकिंग स्टार्ट किए हैं, उनकी फ़िल्में हर स्टैंडर्ड के हिसाब से अचीव कर पा रही है। मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको अचीव कर पा रही है, लेकिन हमारी फ़िल्में अभी तक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ प्रयास किया है और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया है। दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, ठीक है। आ गया। No doubt, this lack of maturity can be attributed to several factors. The producer will tell you
अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन द सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, यहाँ तक पहले देखें कि ये जो हमारी फिल्म निर्माण में अपरिपक्वता है, लैक ऑफ मैच्योरिटी है, लैक ऑफ मैच्योरिटी, यानी हमारी फिल्में जो अभी तक ग्लोबल स्टैंडर्ड की नहीं हो पाई हैं। तो ये मतलब बहुत कारण हो सकते हैं, इसके बहुत कारकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, वो आपको बोलेंगे एक मिस्टीरियस एंटिटी, मतलब वो बोलेंगे मास के बारे में। मास का मतलब क्या हुआ? आम पब्लिक। उनका कहना है कि हम मतलब जनता को जैसी फिल्में बना रहे हैं वैसी फिल्म बना रहे हैं जो जनता को पसंद आ रही है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी मास, यानी कि जनता को जैसी फिल्में पसंद आएगी वैसी ही बनाएंगे हम, चाहे उसके लिए हमारे जो फिल्म का स्टैंडर्ड घटाना पड़े बढ़ाना पड़े, मतलब पब्लिक डिमांड पे हम बनाएंगे कि पब्लिक को अगर वो पसंद आ रही है तो हम उसको बनाएंगे। ये प्रोड्यूसर का कहना है, वो उसका एक्सक्यूज है जो हमारी फिल्म उस स्टैंडर्ड की नहीं बन पा रही है उसके लिए, क्योंकि हम मास के लिए बना रहे हैं, हम आम जनता के लिए बना रहे हैं, और जनता को मतलब उस तरह की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म नहीं देखना पसंद है कि जिसको बहुत क्रिटिक बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे आज भी होती है बहुत सारी फिल्में जिसको क्रिटिक बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो थिएटर में रिलीज होती है तो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाती है। तो जो प्रोड्यूसर है, जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, उसको तो बिजनेस से मतलब है, क्योंकि उसका पैसा लगा है, तो ऑब्वियसली उसको क्या करेगा, वो पैसा से कमाना चाहेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो जनता के पसंद का ख्याल करेगा। तो उनका कहना है कि द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट दिस मिस्टीरियस एंटिटी अबाउट द मास विच गोज इन द सॉर्ट ऑफ थिंग। द टेक्नीशियन, जो फिल्म का टेक्नीशियन है, विल ब्लेम द tools, and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the condition। अब जो टेक्नीशियन है, प्रोड्यूसर बोला कि हम तो जनता के हिसाब से बनाएंगे मूवी, जो फिल्म टेक्नीशियन है वो कहेंगे कि हमारे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर सके। तो वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? जो टूल्स है, यानी जो कैमरा है या फिर जो और अदर फिल्म निर्माण में जो सेटअप लगता है, हमारे पास वो सेटअप ग्लोबल स्टैंडर्ड के नहीं है, या फिर जो हॉलीवुड में उपलब्ध है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ये टेक्नीशियंस, जो टेक्नीशियंस हैं फिल्म के, उनका एक्सक्यूज है। और डायरेक्टर बोलेंगे कि डायरेक्टर का कहना है कि हमारे पास तो दिमाग में बहुत बेहतरीन आइडिया था, लेकिन जो कि इस तरह की कंडीशंस हैं यहाँ पे कि हम उसको मतलब सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए, सही तरह से दिखा नहीं पाए। मतलब दिमाग में तो मैंने बहुत बढ़िया सोचा था, बहुत बढ़िया आइडिया था, मूवी मैंने बहुत बढ़िया सोचा था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास उस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हम उसको अचीव नहीं कर पाए। ये डायरेक्टर का एक्सक्यूज है। ठीक है, आगे आप। In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood। अब जो भारत में देखा जाए कि जो किसी समय में मौजूद जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो साथ में, यानी कि सुसंगत एकदम जो सीक्वेंस में होना चाहिए, उसकी जो अवधारणा है उसको गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड किया गया है। कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न को क्या किया गया है? मिसअंडरस्टूड किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो कोहेरेंट का तो वही हुआ कि मिसअंडरस्टूड किया गया, जिससे कोहेरेंट में हो गया कि जो चीजें, जैसे फिल्म निर्माण में कई चीजें होती है ना आपस में जुड़ी हुई, जैसे फिल्म में स्टोरी हो गया, डायरेक्शन हो गया, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया। तो ये चीज़ें अगर आपस में जुड़ी नहीं रहेगी, आपस में एक दूसरे से सिंक में नहीं रहेगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी, तो हमारा जो फिल्म बनेगा वो उस स्टैंडर्ड का नहीं बन पाएगा, यानी उसका जो फ्लो है वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो फिल्म का जैसे कि फिल्म की शुरुआत है, बिगिनिंग होना चाहिए उसमें, एंडिंग में क्लाइमेक्स होना चाहिए, तो इस सारी चीज़ें क्या हो चाहिए, मतलब दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट है कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न का, इसको इंडिया में मिसअंडरस्टूड किया गया, उसको सही ढंग से समझा नहीं गया। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है, इस सारा मूवी का सोचने का जो प्रोसेस है, इसको क्या किया गया है, एक्शन और मेलोड्रामा को मिसअंडरस्टूड किया गया, उसको सही तरीके से एक विचित्र प्रक्रिया के द्वारा इसको समान मान लिया गया। ठीक है,
और साथ ही ये कि हम लोग मतलब देखते भी होंगे पुरानी फ़िल्मों में कि कभी भी वो जो एकाएक कोई सीन चल रहा होता है, सीन चलते-चलते एकाएक हो जाएगा, मतलब तुम्हारा एकाएक उसमें कोई गाना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि उस टाइम उस गाने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है तो मतलब बहुत अजीब टाइप का फ़ील आता है उसमें। तो वही बोल रही हैं कि जो वो म्यूज़िक वगैरह है ये लार्जली क्या है, इम्प्रोवाइज़ेशनल है और बहुत ज़्यादा अधिक हम लोग इमोशनल ड्रामा पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जो मतलब रोना-चिल्लाना इस तरह की जो मेलोड्रामा सीन है, मेलोड्रामेटिक सीन है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है इंडियन मूवी में। ठीक है? ये इसका अ, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन सिनेमा हैज हैड इट्स रिpercussion ऑन द इंडियन फिल्म, यानी कि जो भी अमेरिकी सिनेमा के लगभग जो हर मतलब गुजरता हुआ दौर है, हर गुजरता हुआ चरण है, उसका भारतीय फिल्मों पर प्रभाव पड़ा है। भारत की मूवी पे जो अमेरिकन सिनेमा है उसका पूरा इन्फ्लुएंस हुआ है। अमेरिकन किसका? भारतीय रिpercussion पड़ा है भारतीय मूवी पे अमेरिकन सिनेमा का। ठीक है? स्टोरीज have been written based on the Hollywood successes and the cliche preserved with care। अब जो मतलब इंडियन मूवी की स्टोरी है, जैसे हॉलीवुड में कोई मूवी चल गई तो उसकी सफलता को देखते हुए हम लोग उसी टाइप का सेम स्टोरी यहाँ पे चेप दिए, सेम स्टोरी यहाँ पे लिख दिए। और उसका क्लीसे क्लीसे होता है कि मतलब जैसे कुछ पुरानी मूवी में देखते होगे कि एक पैटर्न था कि हीरो जो है वो एक गरीब घर का होता था, हीरोइन एक मतलब बड़े सेठ की बेटी हुआ करती थी, फिर दोनों में लव होता था। तो इस तरह की जो चीज़ें जो बार बार रिपीट की जाती हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग क्लीशे, उसी को क्या कहा जाता है। तो इनका कहना है कि जो हम लोग क्या कर रहे थे कि चूंकि अमेरिकन सिनेमा का इसके हमारे फिल्मों के ऊपर रिpercussion पड़ रहा था, हमारे फिल्मों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, तो हम लोग जो हॉलीवुड में फिल्में सफल हो रही थी उसका सीधा यहाँ पे रीमेक कर दे रहे थे या फिर उससे एकदम डिट्टो कॉपी कर ले रहे थे उसको। ठीक है? और इतना कॉपी कर रहे थे कि इवन जो क्लीशे है उसका, उसको भी प्रिजर्व कर रहे थे, उसको भी एकदम घिसे पीटे ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे बिना उसमें कोई भी अपना क्रिएटिव थिंकिंग ऐड किए। ठीक है? Even where the story has been a genuinely Indian one, the background music has revealed as ir, uh, irrepressible penchant of the jazz Adam। यानी कि जहाँ पे मान लो कि स्टोरी एकदम जेन्युइन इंडियन स्टोरी है, ठीक है, मतलब कोई इंडियन राइटर है, उनकी स्टोरी है, तो उस पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हॉलीवुड का यूज कर ले रहे हैं, या उस तरह की स्टोरी जो चूंकि इंडियन अगर है तो उसमें हर कुछ इंडियन टच होना चाहिए उसमें। लेकिन अगर हम चूंकि वहाँ पे कोई चीज़ सफल हो गई है, अब मान लो कि कोई हमको ग्रामीण किसान की स्टोरी दिखानी है, ठीक है, गोदान वगैरह पकड़ लो कि गोदान की स्टोरी है, अब उसमें हम हिप हॉप म्यूजिक ऐड कर दें, क्यों? अगर मान लो उस टाइम हिप हॉप पॉपुलर रहता तो हिप हॉप का उससे क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है ना? तो इसी चीज इसी तरह की चीज़ों को मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा था। ये सारी बातें आज की नहीं है, 1976 में लिख रहे हैं, आज भी कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन 1976 में क्या था ये ज़्यादा बार हो रहा था, वही क्लीशे बार बार यूज किया जाता है। क्लीशे वही हुआ कि बार बार कोई चीज़ को इतना यूज कर लेना, एक ही पैटर्न को बार बार इतना यूज कर लेना कि वो अब मतलब नो मोर इंटरेस्टिंग टाइप का हो गया कि अब उसमें कोई मज़ा ही नहीं है। मतलब लोग पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। इतना उसको बार बार इस्तेमाल कर लिया गया कि अब उसमें किसी नयापन का अभाव आ गया। ठीक है? तो ये उन्होंने कहा। अब नेक्स्ट और देखते हैं कि और क्या क्या बोलते हैं। It should be realized that average American film is a bad model, if only because it depicts a way of life so utterly at variance with our own। यानी हम जो एवरेज अमेरिकन फिल्म को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या है, एक मतलब बैड मॉडल है, खराब तरीका है वो मूवी मेकिंग का। अमेरिका जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है वो बैड मॉडल है, क्योंकि अमेरिका की जो मतलब लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो ड्रेसेस है, वहाँ का जो बातचीत करने का तरीका है, वहाँ का जो तुम्हारा म्यूजिक है, वो सब कुछ अगर हम उसको उसी वे में इंडिया में कॉपी कर लेंगे तो यहाँ का सोसाइटी तो अलग है, यहाँ का समाज अलग है, तो वो चीज़ें यहाँ वर्क नहीं करेगी। ठीक है? इसके अलावा तो द इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरिएंस विद आवर ओन, ये जो
वहाँ की जो, अगर एक औसत अमेरिकन फिल्म के मॉडल को हम लोग कंपेयर करते हैं अपने से, तो उसका जो जीवन मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल वगैरह सब कुछ यहाँ से क्या है, पूरा अलग है, तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, would be impossible to achieve under existing Indian condition. इसके अलावा जो हॉलीवुड मूवी है उसका जो मेन था कि उसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज वो थोड़ा सा हमसे आगे थे। तो चूंकि उसके अंदर और भी अगर मतलब क्रिएटिविटी में कुछ कमियां हैं तो उसको टेक, जैसे आज भी देखते हैं कि हम लोग ये मार्वल वगैरह की मूवी देखते हैं, तो उसमें हो सकता है कि स्टोरी मतलब वही घिसा पिटा रहे, लेकिन उसमें चूंकि वीएफएक्स अच्छा है, उसमें टेक्निकल जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है, तो वो उसका स्टोरी को कवर कर लेते हैं, है ना। तो अगर वही चीज़ अगर हम वहाँ का स्टोरी को यहाँ कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं और उस लेवल का हम टेक्निकल पॉलिश यानी तकनीकी चमक उस पर नहीं डाल पाए, तो जो कि वहाँ के क्या है पहचान है, तो वो उस टाइम के एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन के अंदर अचीव करना मुश्किल था। तो ये जो मतलब कॉपी हम कर भी रहे थे वो एक बहुत मतलब भद्दी कॉपी, बैड कॉपी फील हो रहा था मूवी। ठीक है। अब वो बस सजेस्ट करते हैं कि इंडियन सिनेमा को क्या करना चाहिए। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस, बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड ए मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। यानी कि वो इंडियन फिल्म मेकर को सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन सिनेमा को क्या चाहिए, वो उस तरह की जो तकनीकी चमक है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम मोर इमेजिनेशन, एक अच्छी कल्पना यानी अच्छी स्टोरी को सोचें, उसके बारे में मोर इंटीग्रिटी और ईमानदारी के साथ काम करें, और जो हमारे पास मीडियम माध्यम का जो लिमिटेशन है, हमारे पास जो चीज़ों की क्या बोलते हैं कमी है या सीमाएं हैं जो हमारी, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को, जैसे हम मान लो कुछ ऐसा चीज़ इमेजिन कर लिए स्टोरी के रूप में जिसको हम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए, तो फिर उस इमेजिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग को फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा सत्यजीत रे कहते हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल वी डू पोजेज द प्राइमरी टूल्स ऑफ मेकिंग। देखिए हमारे पास जो मेन चीज़ है फिल्म मेकिंग के लिए, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो है हमारे पास, कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं हैं वो भी मानते हैं वो, बट जो मेन चीज़ें हैं कैमरा वगैरह या फिर जो भी बेसिक चीज़ें आजकल, क्योंकि फिल्म मेकिंग हमने भी बहुत पहले शुरू किया था, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमारे पास उपलब्ध हैं और उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उससे पहले हमने देखा था कि टेक्नीशियन का एक्सक्यूज रहता था कि हमारे पास ये टूल्स नहीं, वो नहीं है, तो इनका कहना है कि नहीं, जो बेसिक फिल्म मेकिंग के लिए प्राइमरी टूल्स चाहिए वो तो हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइस सच एज द क्रेन शॉट और द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल बट बाय नो मीन्स इनडिस्पेंसेबल। यानी कि जो मतलब फिल्म मेकिंग के लिए हमारे पास बेसिक चीज़ें तो है, लेकिन जो टेक्नीशियंस का कंप्लेन रहता है कि हमारे पास कुछ जो मैकेनिकल डिवाइस, जैसे कि क्रेन शॉट वगैरह लेने का उस टाइम नहीं होता होगा, क्रेन शॉट वगैरह उस टाइम मतलब 1976 में इंडियन फिल्म के लिए अचीव करना थोड़ा मुश्किल था। तो बोलते थे कि ये ठीक है हमारे पास नहीं है, क्रेन शॉट के लिए नहीं है, या फिर कुछ और जो प्रोसेस शॉट है जो कि मतलब फिल्म मेकिंग के लिए यूजफुल है, फिल्म मेकिंग के लिए मतलब फिल्म मेकिंग को आसान बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं हम, वो उनकी कमी है हमारे पास, बट बाय नो मीन्स इनडिस्पेंसिबल। लेकिन किसी भी तरीके से इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि जिसके बिना काम करना संभव ना हो, जिसके बिना, इस कॉन्टेक्स्ट में होगा जिसके बिना काम करना संभव ना हो। तो उनका कहना है कि प्राइमरी टूल मेकिंग तो है हमारे पास, प्राइमरी जो टूल्स चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए वो तो है हमारे पास, लेकिन जो टेक्नीशियंस का कंप्लेन होता है कि क्रेन शॉट, प्रोसेस शॉट, ये सब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बट ये ठीक है, यूजफुल है, ये बेहतर बनाती हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बिना अच्छी फिल्में नहीं बन सकती, इनके बिना भी अच्छी फिल्में बनाई जा सकती है। ठीक है। What our cinema needs above everything else is a style, an idiom, and sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। यानी आप बोलते हैं कि क्या हमको यूनिक क्या चाहिए, कि यूनिक एक इंडियन स्टाइल चाहिए, यूनिक इंडियन सिनेमा की मतलब आइकोनोग्राफी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा चाहिए कि
तो सिर्फ ये मतलब कि टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ये बहाना से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा करना है अपने इमेजिनेशन के द्वारा, अपने स्टाइल के द्वारा, अपने आइकॉनोग्राफी के द्वारा, कि किसी भी चीज़ को देख के पता चल जाए कि ये यूनिक है और ये इंडियन है। ये यूनिक है और साथ साथ ये इंडियन मूवी, मतलब मूवी को देखते के साथ ही पता चल जाए कि इट्स इंडियन। ठीक है, भारतीय पहचान के रूप में पहचाना और स्वीकार किया जा सके। ठीक। The majority of our films are replete with such visual dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistency and look for its material in the more basic aspect of Indian life, where habit, speech, dresses, and manners, background, foreground blend into a harmonious whole। यानी कि उनका कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी अधिकांश फिल्में हैं वो विजुअल डिसोनेंसेस यानी कि दृश्य विसंगतियां, यानी कि उसमें विजुअल, जैसे मान लो कि कोई, हम मान लो कि तुम, दृश्य विसंगतियों को मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई स्टोरी बन रहा है बिहार बेस्ड, ठीक है, बिहार में गांव बेस्ड कोई स्टोरी बन रहा है। अब उसमें मान लो कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है, जो उसमें एक्टर है, वो तमिलियन ऐसा सफ़ेद लुंगी पहन के घूम रहा हो, जो वो लोग मतलब उन लोग का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो इसमें विसंगति नहीं लग रही तुमको कि मूवी बिहार में है, स्टोरी जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारी कहानी हो बिहार में सेटअप है, वहाँ पे लोग मतलब तमिल स्टाइल का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, या फिर मान लो कि वो कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं बिहार के गांव में। तो ये क्या हो गया, ये एक विजुअल विसंगति है ना, दृश्य विसंगति है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। यानी कि जो फिल्म की जो जो मेन चीज़ें होती है कि हैबिट, स्पीच, जो बातचीत का तरीका, या फिर उसका जो टोन होना चाहिए, उसमें जो कैरेक्टर बात कर रहे हैं उनका बात करने का स्टाइल, टोन, सारा कुछ जिस जगह पे स्टोरी सेट है वहाँ से इंस्पायर्ड होना चाहिए और एक्चुअली वहाँ का ही होना चाहिए। अगर कोई मूवी अवध के एरिया के लिए सेट है तो जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, वो ऐसा नहीं कि एकदम शुद्ध हिंदी बोले जा रहा है, उसको अवधी बोलनी आनी चाहिए। उसके जो या हरियाणवी, हरियाणा का कोई कैरेक्टर है जो जहाँ पे मतलब हरियाणा में कोई मूवी शूट हो रही है, या फिर कोई फिल्म का जो कैरेक्टर है वो हरियाणा का है, तो उसके बातचीत में वो हरियाणवी टोन आना चाहिए। उन सब चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। साथ ही उसका ड्रेस, मैनर्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, हर कोई क्या होता है एक दूसरे के साथ एकदम सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए, ये सब आपस में मेल खाना चाहिए। ठीक है, अब ये मतलब यही विजुअल विसंगति होता है कि मतलब तुम्हारे गांव का कैरेक्टर है और वो एकदम अमेरिकन स्टाइल में सूट पहना हुआ है, अमेरिकन स्टाइल में। अब जैसे कोई किसान के ऊपर मूवी बन रही है और वो वहाँ पे मतलब एकदम पूरा सूट वूट पहन के खेत में काम करने जा रहा है, तो ये मतलब किस तरह का है कि स्टोरी लाइन हमारे जो ड्रेसेस हैं उसके साथ मैच नहीं कर रही है। तो यही उनका समझा कहने का मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ें आपस में सामंजस्यपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ ब्लेंड करनी चाहिए, ब्लेंड इनटू हारमोनियस होल। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ये मतलब ये सारा उनका कमेंट्री है किनका, सत्यजीत रे का। It is only a drastic simplification of a style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification। ठीक है, तो ये जो मतलब इस तरह की सिंप्लीफिकेशन हो रही है, सरलीकरण हो रहा है कहानी कहने की शैली का या फिर विषय वस्तु का, इसको मतलब सुधार इसमें संभव है, ये ऐसी आशा ये कर रहे हैं भारतीय सिनेमा से। कौन, सत्यजीत रे। ठीक है, और वर्तमान में जिस टाइम उनको 1976 में ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें हो नहीं रही है उनके हिसाब से जैसी कि होनी चाहिए एक ट्रू इंडियन फिल्म में। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो हमारा कथा स्टाइल है या फिर जो स्टोरी वगैरह है वो सिंपल होना चाहिए, उसमें मतलब इंडियन टच होना चाहिए, लगना चाहिए देखने के साथ ही कि नहीं ये एक इंडियन मूवी है, उसमें सारा कुछ इंडियन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हॉलीवुड के जो सफलता है उसके यहाँ पे उसको, जो वहाँ पे सफल हो गया चीज़ें, जो वहाँ सक्सेस है वो यहाँ भी सक्सेस होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और उसको उसका चीप कॉपी बनाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो
इसमें हो गया। अब और है स्टार्टिंग एंड प्रोडक्शन। अब वो बोलते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसका कुछ रीजन बताते हैं सत्यजीत रे। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट a shooting script, penchant of convolution of plots and counter plot uh, rather than a strong simple unidirectional narrative, the practice of sandwiching musical numbers in the most unlyrical situation, the habit of shooting indoors in a country which is all landscape, and at a time when all other country are timing the documentary for inspiration, all these stand in the way of evolution of distinctive style। तो वो जो इन सब चीज़ों का रीजन मान रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका कहना है कि जो फिल्म निर्माण में जो बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कुछ जो प्रमुख कमियां हैं उसको गिनाते हैं। सबसे पहला कमी गिनाते हैं कि जो फिल्म निर्माण हो रहा है यहाँ पे आजकल, मतलब आजकल कब, जब ये वो लिख रहे हैं उसके आसपास के टाइम का बात करें, 1976 के लगभग के समय में जो फिल्म निर्माण हो रहा है, तो जो उसकी शुरुआत है बिना कोई पर्याप्त मतलब योजना के बिना कर दी जाती है, विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग के वो उसको स्टार्ट कर दिया था। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शूटिंग शुरू कर दी गई है और साथ में स्क्रिप्ट ही नहीं है, स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं है, विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट वो उसको कर देते हैं, मतलब फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट्स, यानी बिना मतलब का जो कहानी का प्लॉट है उसको कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई करते हैं कि एक मतलब काउंटर प्लॉट डाल दिया, बिना मतलब का ट्विस्ट डालने का प्रयास करते हैं, जो कि मतलब कहानी के फ्लो के साथ मतलब एक्चुअली में आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर प्लॉट बढ़िया है, ट्विस्ट जो आ रहा है वो मतलब कहानी को सपोर्ट कर रहा है, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर उसको बिना मतलब का सिर्फ इसलिए कि हमको कोई ट्विस्ट डालना है उस तरीके से डाल दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, चीज़ें ढंग से वर्क नहीं करेगी। ठीक है, साथ ही सिंपल यूनि डायरेक्शनल नैरेटिव, यानी एक ही दिशा की ओर जो नैरेटिव बढ़ाते हैं, हर नैरेटिव को साथ में लेके नहीं चलते हैं, मतलब एक ही जो अपना अपना जो थिंकिंग एक है, मतलब वो यूनि डायरेक्शनल तरीका से कहानी स्टोरी बढ़ते रहती है, तो उसको भी मतलब उसके कारण ही सारा प्रॉब्लम मतलब हो रहा है, ऐसा सत्यजीत रे का मानना है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन, अभी हम लोग ने बात की थी कि मतलब जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ गाना का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे एक सॉन्ग होना चाहिए जबरदस्ती का, क्योंकि हमको मूवी में सॉन्ग डालना है, तो उस जगह पे क्या किया, एक फिल्मी गाना या फिर एक सॉन्ग डाल दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि एक तो प्लानिंग नहीं है, दूसरा कभी कभी बिना शूटिंग का स्टार्ट कर देते हैं, और जो काउंटर प्लॉट है, प्लॉट ट्विस्ट बिना बेमतलब का, मतलब जरूरी नहीं होता फिर भी उसमें ऐड करते रहते हैं। साथ ही ये जो सॉन्ग वाला है कि जहाँ पे मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन है कि वहाँ पे गाना का कोई मतलब नहीं है, उस तरह का सिचुएशन में वहाँ पे क्या कर दिया है कि म्यूजिकल नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक सॉन्ग डाल दिया। ठीक है, और उसके अलावा ये बताते हैं कि द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप, और उस तरह के देश में कि फिल्म का सेट बना लिया, मतलब जहाँ स्टोरी है, मतलब भारत के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा देश है कि जहाँ पे हर तरह की चीज़ें उपलब्ध है, हर तरह का लैंडस्केप तुम्हारे पास उपलब्ध है, हर सिचुएशन के हिसाब से चीज मतलब लैंडस्केप जो शूटिंग लोकेशन एक तरह से कह लो तो वो उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद भी जो हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स है, जो सेट बनाने को, स्टूडियो में सेट बनाने का, शूट करने का जो हैबिट है, उसके कारण से भी फिल्म में वो ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं आ पा रहा है। बाकी देश क्या कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री से इंस्पायर होके रियल लोकेशन पे जाके मूवी, जैसे अगर कोई बनारस बेस्ड मूवी है तो उसको बनारस में जाके शूट करना है, ना कि बनारस का सेट अपने स्टूडियो में मतलब मुंबई में लगा लेना है और वहाँ पे उसको शूट कर लेना है। तो इस तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को गिना रहे हैं सत्यजीत रे मूवी मेकिंग में या फिर फिल्म मेकिंग में। ठीक है, ऑल दिस काइंड स्टैंड इन द वे ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी कि एक जो विशिष्ट शैली को अपनाने के चक्कर में इससे सारा कुछ किया जा रहा है। तो दूसरे देश क्या कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री से इंस्पायर हो रहे हैं, और बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की जो मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उस पर फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड खराब हो रहा है। अब वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि सारा कुछ एकदम बर्बाद हो चुका है, कुछ जो है बढ़िया चीज़ें भी हो रही है।
देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस ऑफ इनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। यानी उस टाइम 1976 की बात कर रहे हैं कि जो हाल की कुछ फिल्में हैं उसमें वो मतलब एक रेयर ग्लिम्स दिखाए, प्रबुद्ध दृष्टिकोण की कुछ दुर्लभ झलकियां दिखी है उस कुछ मूवी में। जैसे कि उस टाइम की मूवी है आईपीटीए। आईपीटीए उस टाइम का प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था। उसका लिख दूं मैं यहाँ पे, आईपीटीए ये था इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन की एक मूवी आई है धरती के लाल, is an instance of a strong simple theme put over with style honesty and technical competence। यानी जो आईटीपीए की एक मूवी आई थी उस टाइम धरती के लाल, उसको सत्यजीत रे मानते हैं कि जो ये सिंपल थीम पर है, एक बढ़िया मूवी है और ईमानदारी और तकनीकी जो कॉम्पिटेंसी दक्षता है उसका ये बढ़िया उदाहरण है। यानी उनको उस फिल्म में जो काम किया गया वो सत्यजीत रे को बेहतर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है वो। ठीक है। उसके अलावा एक और मूवी का जिक्र करते हैं, वो संकर्ष कल्पना एंड inimitable and highly individual experiment shows a grasp of filmic movement and a respect for tradition। जो शंकर की एक मूवी है कल्पना, वो भी मतलब बताते हैं कि ये मतलब जो फिल्म जिस तरह का सोच रहे हैं सत्यजीत रे उसके मतलब आंदोलन की समझ और परंपरा के सम्मान के प्रति सम्मान को दर्शाता है वो। उस तरह से जो दो मूवी है उनको रिसेंट टाइम की वो ठीक लगी है, एक आईपीटीए की धरती के लाल और दूसरी शंकर की कल्पना। आ गया। अब बोलते हैं कि जो सिनेमा का रॉ मटेरियल है, द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। यानी कि जो इंस्पिरेशन अगर हमें कुछ लेना ही है तो वो हॉलीवुड की मूवी से ना लें, हम कहाँ से लें? हमारे खुद के जीवन से। कहाँ गए? इंडियन लाइफ, इंडियन लोगों के लाइफ या इंडियन लाइफ स्टाइल्स। तो the raw material of the cinema is life itself. It is incredible that a country which has inspired so much painting, music and poetry should fail to move the filmmakers। अब बोलते हैं कि ये एकदम बहुत विचित्र लगता है या फिर अद्भुत है कि एक ऐसा देश जिसने सो मेनी आर्ट फॉर्म जैसे कि पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, पोएट्री हो गया, सबको इंस्पायर किया, लेकिन हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको इंस्पायर नहीं कर पाया, फिल्म मेकर को आगे बढ़ाने में वो असफल रहा, है ना। तो ये बातें उनका कहना है कि रॉ मटेरियल है क्या सिनेमा का, लाइफ इटसेल्फ है। तो लाइफ अगर इटसेल्फ तुम्हारे पॉइंट पेंटिंग को, पोइट्री को, म्यूजिक को अगर मतलब इंस्पायर कर पा रहा है तो सिनेमा को भी करना चाहिए। he has only to keep his eye open and his he has only to keep his eye open and his ears and let him do so। यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, फिल्मकारों को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, अपने आँख और कान खुले रखना चाहिए। ठीक है। आँख और कान खुले रखो, लाइफ को एब्जॉर्ब करो, उसको अपने फिल्म में इंटीग्रेट करो। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बताते हैं। तो ये पूरा एक मतलब समरी टाइप का मैंने बता दिया कि इस ऐसे में सत्यजीत रे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हर चैप्टर की तरह इसमें भी हर चैप्टर का समरी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसका मैंने समरी यहाँ पे दे दिया है। इसके अलावा फिर हम लोग इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का समरी है। तो इन दिस चैप्टर सत्यजीत रे डिस्कस द शॉर्ट कमिंग, यानी जो फिल्म में कमियां हैं, डिस्कस द शॉर्ट कमिंग ऑफ इंडियन फिल्म्स, सजेस्ट वेज टू improve them। He says that although India produces a large number of films, most lack quality compared to the world best cinema। यानी कि इंडिया में बहुत सारी फिल्में बन रही है लेकिन क्वालिटी के स्टैंडर्ड पे वो वर्ल्ड के बेस्ट सिनेमा को मैच नहीं कर पा रही है। इंडियन फिल्म मेकर्स ऑफन imitate Hollywood in story, style, song and presentation instead of drawing from Indian life and culture। वो हॉलीवुड से ज़्यादातर चीज़ों को ड्रॉ करने का, चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं बजाय कि वो भारतीय जीवन और संस्कृति से लें। रे बिलीव द रॉ ऑफ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। जो रे मानते हैं कि रॉ मटेरियल सिनेमा क्या है, लाइफ इटसेल्फ।
and then film should reflect Indian society, language, manners, background and environment. He criticizes unnecessary song, बिना मतलब का जो सॉन्ग है उसको, complex plots, artificial sets and over dependence on technology. He emphasized the need for simplicity, honesty and distinctive Indian style. ठीक है, कुछ जो फिल्मों को अप्रिसिएट करते हैं, ही अप्रिसिएट्स फिल्म लाइक IPTA, धरती के लाल एंड संघर्ष कल्पना एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड सिनेमा. Ray concludes that filmmakers must keep their eyes and ears open to real life and create films rooted in Indian reality with imagination and sincerity. ठीक है, तो इस पूरा चैप्टर का समरी हो गया. अब इससे रिलेटेड कुछ चूंकि MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे क्या क्या MCQ बन सकते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड. सबसे मेन वही ऑथर वाला पूछता ही है, तो व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स. इसके ऑथर कौन होंगे, तो सत्यजीत रे. सत्यजीत रे. नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम विच बुक. स्टार्टिंग में ही था, फर्स्ट पेज में ही, कि किस बुक से लिया गया है. तो उनकी एक बुक थी आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स. ये कब रिलीज हुई है, ये बुक पब्लिश हुआ है 1976 में. इसी से ये ऐसे लिया गया है. ठीक है, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स. अकॉर्डिंग टू रे द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा. सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, लाइफ इटसेल्फ. लाइफ इटसेल्फ इज रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा. In which year was the first short film produced in India according to this chapter. तो इस चैप्टर के हिसाब से इंडिया का जो फर्स्ट फिल्म है वो कब प्रोड्यूस हुआ है, तो 1907 ईस्वी में, 1907 में इंडिया का फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया. फर्स्ट फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ था, तो 1913. राजा हरिश्चंद्र. ये एक ब्लैक एंड वाइट म्यूट फिल्म था. ब्लैक एंड वाइट म्यूट फिल्म था, राजा हरिश्चंद्र, 1913 में. इंडियन फिल्म प्रोडक्शन हैड बिकम अ बिजनेस बाय द. तो स्टोरी के हिसाब से कब था, 1920, 1920 का जो दशक आते आते जो इंडियन फिल्म प्रोडक्शन था वो एक बड़ा बिजनेस बन चुका था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रे, इंडियन फिल्म मेकर्स ऑफन इमिटेट कहाँ का सिनेमा को, यूरोपियन सिनेमा, जापानीज सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा, रशियन सिनेमा. तो किसको करते हैं हम लोग इमिटेट करने का ट्राई, किसको करते हैं, हॉलीवुड सिनेमा को. नेक्स्ट देखो, व्हाट डज रे कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सेसिव टेक्निकल पॉलिश. यानी कि सिर्फ टेक्निकल पॉलिश या तकनीकी चमक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर सॉन्ग्स फिल्म में, मोर एक्सपेंसिव सेट, मोर एक्टर्स, क्या, मोर इमेजिनेशन एंड इंटीग्रिटी. यानी कि जितना अधिक हम इमेजिन कर पाएंगे, जितना बेहतर कहानी सोच पाएंगे और जितना ईमानदारी से उस पर काम कर पाएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि हम उसको टेक्निकल पॉलिश देते रहें. नेक्स्ट रे क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ इंसर्टिंग म्यूजिकल नंबर्स. जो गाने हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहाँ, क्योंकि वो बहुत ही अनसुटेबल सिचुएशन में मतलब उसको इंसर्ट कर दिया था, जहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में उस गाना को इंसर्ट कर दिया, तो जिस चीज़ को क्या करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रे इंडियन फिल्म शुड ड्रॉ देयर मटेरियल्स मेनली फ्रॉम. तो हमें जो इंडियन फिल्म को अपना जो कहानी है, अपना जो कंटेंट है, वो कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए, तो हॉलीवुड फिल्म से नहीं, फॉरेन लिटरेचर से नहीं, वेस्टर्न म्यूजिक से नहीं, कहाँ से, इंडियन लाइफ और कल्चर से. इंडियन लाइफ और कल्चर से हमको अपना जो फिल्म का स्टोरी है, फिल्म का मटेरियल है, वो लेना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड सिनेमा. गुड सिनेमा दो बताए हैं, कौन कौन, एक
IPTA का धरती के लाल, क्या रहा है, धरती के लाल, और दूसरा है शंकर की कल्पना, यानी शंकर कोई मूवी मेकर या डायरेक्टर होंगे, उसकी मूवी है कल्पना। इसको गुड सिनेमा के एग्जाम्पल के तौर पे इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो धरती के लाल पहला हो गया, यही ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ो। हु डायरेक्टेड कल्पना मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, ये मूवी कल्पना का डायरेक्टर कौन है? शंकर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल डज रे वांट इंडियन सिनेमा टू डेवलप, किस तरह का स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं? एकदम यूनिक इंडियन स्टाइल, डिस्टिंक्टिव इंडियन स्टाइल, यूनिक इंडियन स्टाइल। व्हाट डज रेसिल से फिल्म मेकर शुड कीप ओपन, मतलब अपना क्या ओपन रखना चाहिए उनको? तो स्टूडियोज एंड कैमरा नहीं, थिएटर ऑफिस बुक स्क्रिप्ट नहीं, क्या अपना आंख और कान खुला रखना चाहिए, और जो इंडियन लाइफ है उसको एब्जॉर्व करना चाहिए, उसको इमेजिन करना चाहिए, और पूरे इंटीग्रिटी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, चलो। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, जो ये पूरा चैप्टर है उसका सेंट्रल मैसेज, जो केंद्रीय संदेश है, वो क्या है, क्या देना चाहते हैं? तो इंडियन फिल्म शुड कॉपी हॉलीवुड मोर इफेक्टिवली, ये भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इज द ओनली की टू द सक्सेसफुल सिनेमा, नहीं। इंडियन फिल्म शुड कंटेंट मोर सॉन्ग एंड डांस, नहीं। क्या है सेंट्रल मैसेज? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिनेमा शुड डेवलप इट्स ओन स्टाइल एंड बेस्ड ऑन इंडियन लाइफ एंड रियलिटी। अब इंडियन लाइफ रियलिटी या फिर इंडियन लाइफ और कल्चर कर लो इसको, तो इस पर बेस्ड वो अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा एक्सेप्टेंस स्पीच है, क्लास 5वां चैप्टर है, उसको देखेंगे। ठीक है, इस पे MCQ करा दिया। चलो, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।